गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? यस गुड सर, इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। यस सर। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद ज़्यादा टाइम क्लास हो गए थे, जिससे हम जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक कर गए थे लास्ट इस वाला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 56, इसे एक बार देखो क्या बोला गया है। सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर ऑफ फाइनाइट वेयर कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज क्यू, है ना। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो पूरे रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, है ना। And then the electric field intensity at the center of this ring due to charge on the portions of the ring subtended by the angle theta at the center. So basically हमें यह बोला गया कि जो पूरे रिंग है, Q charge is distributed over this ring, but हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किस रीजन के वजह से, इतना ही पोर्शंस के वजह से जो सेंटर पे एंगल जो क्रिएट करा है वो एंगल हो थीटा, ठीक है। सो हमने शायद उस दिन जल्दबाजी में ये मान लिया था कि चार्ज सिर्फ क्यू चार्ज जो है यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे नहीं है। क्यू चार्ज एक्चुअली क्या है, पूरे सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। तो यहाँ पे फाइनली जब लैम्डा इक्वल्स टू ये पुट कर दीजिएगा। 56 में हमने जो क्लास में सॉल्व किया था उसमें लास्ट में लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई 2 पाई आर पुट कर दीजिएगा, देखिए आपको आंसर मैच हो जाएगा। जो वाला आंसर नहीं आ रहा था वही बोला ना सर, जो हाँ, लास्ट नहीं। 56 जो लास्ट क्वेश्चन था। ओके। सो आज हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। 11 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 भी नहीं हुआ, चलो आज बता देंगे। सो आज हम कुछ फर्स्ट चैप्टर का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके डाउट आप बाद में ले लेंगे एक बार। क्योंकि सर हमें लगा था कि क्लास अगले सैटरडे को तो आधे क्वेश्चन करें आधे नहीं करें। यस सर। सर इसका डाउट सर 1-2 दिन और टाइम दे दीजिए। ठीक है, कोई नहीं, जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2-4 क्वेश्चन और मुझे सॉल्व करना है एटलीस्ट। बाकी जो क्वेश्चन है आप ट्राई करेगा, फिर नेक्स्ट वीक पे हम इस चैप्टर को एक बार देख लेंगे। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोला गया है। A large sheet carries a uniform surface charge density sigma. A rod of length 12 has a linear charge density lambda 1/2 and minus lambda on other half. The rod is hinged at midpoint O and makes an angle theta with the normal to the sheet. The torque experienced by this rod. देखो इतना लोग क्लास अटेंड कर रहा है ना, किसी एक के वजह से सबको प्रॉब्लम ना करो। अगर आपके साइड पे कोई बात कर रहे होंगे तो आप साउंड म्यूट कर लीजिए। सो यहाँ पे एक लार्ज सीट गिवन है और इस सीट के ऊपर चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा। सो लास्ट क्लास में हमने एक स्पेशल केस कराया था आपको, जहाँ पे जो डिस्क है, डिस्क का रेडियस अगर हम इनफाइनाइट पुट करें तो वो प्लेन कैसे बिहेव करेगी, डिस्क इट विल बिहेव लाइक ए इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग सरफेस अ प्लेन। तो उसके वजह से हमने अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमने फाइंड आउट किया था। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ नहीं गिवन है तो हम इसे पॉजिटिव ही मानेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हो तो अबव द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन पे होंगे, यस एंड सर। बिलो द प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड होंगे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा और इसका वैल्यू होंगे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए इसका एक नॉर्मल लाइन है, इस लाइन बराबर एक चार्ज कैरिंग रॉड रखा गया है, जिस रॉड इस नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना के है और इस पॉइंट पे हिंग है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट में इस रॉड जो है फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का है। अब इस रॉड का देखो क्या बोला गया है, वन हाफ में जो है पॉजिटिव लैम्डा चार्ज है, अनदर हाफ में क्या है माइनस लैम्डा चार्ज है, एंड रॉड का टोटल लेंथ जो है वो 12 है। सो इस साइड पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, इसे थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमें टॉर्क वगैरह का डायरेक्शन देखना है।
इधर माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है इस एंगल का वैल्यू हमें गिवन है थीटा। ठीक है, सो आप देखो क्या होंगे, हमने अगर कोई भी चार्ज, एक चार्ज को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते तो उसमें ऊपर फोर्स कितने लगते हैं, Q इंटू ई। क्योंकि सो यहाँ पर भी देखो, ड्यू टू दिस प्लेन, चार्ज कैरिंग प्लेन, इसके वजह से इस अबव द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन पे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज के ऊपर भी कुछ फोर्स लगेगा, है ना, रॉड के ऊपर। सो इस रॉड के ऊपर अगर हम फोर्स देखें किसी भी पॉइंट पे, इस पॉजिटिव हाफ के ऊपर मान लो से इस पॉइंट पे अगर हम फोर्स देखें, है ना, यहाँ पर एक एलिमेंटल लेंथ मान लो dx, किस डिस्टेंस पे, सेंटर से मान लो x डिस्टेंस दूरी पे। सो पर यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा चार्ज हो तो इस dx लेंथ के ऊपर कितने चार्ज होना चाहिए, लैम्डा इंटू dx। यस एंड इफ dx इज वेरी वेरी स्मॉल तो ये एलिमेंटल लेंथ के ऊपर जो चार्ज है वो कैसे बिहेव करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो पॉइंट चार्ज को अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस पॉइंट चार्ज, यहाँ पर जितना चार्ज होंगे। अब देखो इस रीजन पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन पे हो, अपवर्ड डायरेक्शन पे हो, तो ये जो एलिमेंटरी चार्ज है इसके ऊपर फोर्स भी किस डायरेक्शन पे लगेगा, अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन पे होंगे ऐसे, यस सर। है ना। यस सर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा। अब सेम अगर हम इस साइड पे भी एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करें, ठीक है, तो इस एलिमेंटरी लेंथ के ऊपर जो चार्ज होंगे इस चार्ज का वैल्यू क्या होंगे, लैम्डा इंटू dx। बट यहाँ dx पर जो चार्ज है माइनस चार्ज है ना, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन पे भी अप डायरेक्शन पे ही होंगे, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेंगे सेम फोर्स होंगे, बट इस फोर्स का डायरेक्शन किस बराबर होंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डाउन। ठीक है, डाउनवर्ड। तो आप देखो रॉड जो है इस पॉइंट पे हिंग्ड है, फ्री नहीं है, हिंग है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट में से रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, रॉड इस पॉइंट के अबाउट में ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी ना। यस सर। यस सर। सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप देखो किसी एक सेंटर के अबाउट में इस डायरेक्शन पे अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स हो, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स हो, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और Yes, इस sir. टॉर्क की वजह से रोटेट करना स्टार्ट करता है। जैसे ट्रांसलेशन मोशन की वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से ट्रांसलेशन मोशन होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। सिमिलरली टॉर्क अगर एक्ट होता है तो एक्सिस के अबाउट में रोटेट करने लगता है। तो यहाँ प्रॉपर पे इस रोटेशन तो नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। तो इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेंगे, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट में अगर रोटेट करें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट का इस एक्सिस के अबाउट में, या अगर एक परपेंडिकुलर एक्सिस मान लो, इस एक्सिस के अबाउट में इस रॉड के ऊपर टोटल टॉर्क कितना होंगे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है, 12th क्लास में पढ़े होंगे ना, बीएससी में भी पढ़े होंगे, F cross R। आर क्रॉस R cross R cross F। एफ क्रॉस और आर क्रॉस एफ, सर F R cross R cross सर। R cross R cross R cross F। आर क्रॉस एफ होता है। cross F होता है सर। हाँ, तो आर क्रॉस एफ होता है। तो आर क्रॉस एफ देखो, तो जो आर क्रॉस एफ है, तो अगर फोर्स का दो कंपोनेंट हो, एक कंपोनेंट इस आर के साथ पैरेलल हो, दूसरे कंपोनेंट इस आर के साथ परपेंडिकुलर हो, किस कंपोनेंट के वजह से टॉर्क नॉन जीरो होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। पैरेलल कंपोनेंट की वजह से टॉर्क कितना होगा, जीरो। सो इसके वजह से देखो यहाँ से हमने डिस्टेंस माना x, तो ये हमारा क्या होंगे r, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स देखो इस लेंथ के, ये जो लेंथ है इस लेंथ के साथ एक्चुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे नहीं है, कुछ एंगल बना के है। बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर थीटा हो तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, थीटा ही होंगे। सो ये जो फोर्स है इस एंगल लेंथ के साथ आर वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना है, तो इसको अगर हम दो डिकम्पोज करें, एक कंपोनेंट होगा इस लेंथ के साथ परपेंडिकुलर, दूसरे कंपोनेंट होंगे इस लेंथ के साथ पैरेलल। सो इस एलिमेंटल लेंथ के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इससे अगर हम डीएफ माने तो डीएफ का इस बराबर कंपोनेंट और इस बराबर कंपोनेंट बताओ क्या होना चाहिए, इस बराबर कंपोनेंट क्या होंगे, डीएफ L/2। DF cos थीटा। डीएफ कॉस थीटा, और इस बराबर डीएफ df sin थीटा। साइन थीटा। ठीक है, डीएफ साइन थीटा। तो अब किस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क होंगे, डीएफ साइन थीटा का वजह से ना, इसके वजह से टॉर्क हो जाएंगे जीरो, सिर्फ इसके वजह से होंगे। सो यहाँ पे यही चीज लिख लो कि कंसीडर एंड
elementary part dx at a distance x from the center therefore the torque on the elementary part, इसे अगर हमसे डी टाउ वेक्टर लिखे डी टाउ इक्वल्स टू क्या होंगे आर क्रॉस एफ। तो अगर हमसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें क्योंकि ऑलरेडी हमने डिकम्पोज कर लिया है तो आर इंटू एफ लिखोगे। सो आर इंटू एफ डी एफ साइन थीटा। सो आर यहाँ पर क्या है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स, डी एफ बताओ क्या लिखोगे। इस एलिमेंटरी लेंथ का लेंथ माना हमने dx, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा लैम्डा इंटू dx। lambda d एंड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो df का वैल्यू क्या लिखोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा इंटू dx। ठीक है, लैम्डा इंटू dx इंटू साइन थीटा। सो ये सिर्फ इतना एलिमेंटरी पार्ट के ऊपर टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट में। सो अगर हम इस हाफ पार्ट में कितना टॉर्क लग रहा है फाइंड आउट करने चाहिए तो क्या करना है हमें, चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेंगे। सो टॉर्क टोटल टॉर्क अगर हाफ पार्ट में हम देखें तो इससे हम इंटीग्रेट करेंगे। बट यहाँ पर देखो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चाहे इस लेंथ आप यहाँ पर लो चाहे इस लेंथ यहाँ पर लो, इस फोर्स जो है फोर्स हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन पे होंगे एंड एक्स के साथ इसके साथ ये जो फोर्स होंगे हमेशा कितना एंगल बनाएंगे, थीटा एंगल ही बनाएगा, है ना। सो इसका मतलब थ्रू आउट दिस लेंथ साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे भी आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख लीजिए, लैम्डा भी कांस्टेंट है, इससे भी इंटीग्रेशन से बाहर लिख लीजिए। तो आपको एक्स को इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे हाफ पार्ट के लिए, 0 से x/2 0 से टोटल लेंथ 12 गिवन है तो क्या लिखोगे 0 to L. L। तो आप इससे इंटीग्रेट करो, फाइनल आंसर लिखो क्या होगा सिग्मा साइन थीटा l square by 2 एप्सिलॉन नॉट एंड उसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 s तो क्या होंगे एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सो ये होंगे क्या आपका सेफ इस हाफ पार्ट के ऊपर टॉर्क। ठीक है, अब इस टॉर्क का अगर डायरेक्शन देखोगे डायरेक्शन किस बराबर होंगे, देखो आर ऐसी है ना लेंथ बराबर एफ आपका इस डायरेक्शन पे, तो आर क्रॉस एफ करोगे थंब किस डायरेक्शन पे जा रहा है, आउट ऑफ द पेज। प्लेन। ठीक है, टॉर्क होगा आउट ऑफ द पेज, मतलब टॉर्क जिस डायरेक्शन पे होंगे उसी एक्सिस के अबाउट में रोटेट करता है ना। जैसे आप विंडो बंद करते हो आपका जो डोर है, डोर अगर आप बंद करते हो तो जिस पॉइंट पे डोर का कनेक्शन है ना, आप इस तरीके से ये मान लो डोर है तो आप ऐसी फोर्स लगाते हो और आर होता है इस बराबर, तो आर क्रॉस एफ करके देखोगे आइदर टॉर्क इस डायरेक्शन पे होंगे ना तो इस डायरेक्शन पे होंगे। सेम वे यहाँ पर भी जो है आर इस बराबर है एफ इस बराबर है, आर क्रॉस एफ करके देखोगे तो टॉर्क इस बराबर होंगे। ठीक है, तो इस हाफ पार्ट के वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो आउट ऑफ द पेज है। आप इस हाफ पार्ट में भी देखो यहाँ पर फोर्स है डाउनवर्ड एंड यहाँ पर जो है आर आपका इस बराबर होंगे, है ना। तो आर क्रॉस एफ करके देखो यहाँ पर भी टॉर्क किस डायरेक्शन पे होंगे, आउट ऑफ द पेज। अब देखो यहाँ पर जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जितना लेंथ है यहाँ पर भी ऐसी सिमेट्रिकली रहेगा। सो इस हाफ में भी टॉर्क कितना होना चाहिए, इतना ही होगा। yes sir और दोनों देखो सेम डायरेक्शंस पे है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है दोनों सेम डायरेक्शंस पे, तो नेट टॉर्क कितना लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ दिस टॉर्क। सिग्मा लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। ठीक है, ये होंगे क्या आपका नेट टॉर्क। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे,
सी। सी। सी नंबर। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 59। सर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा था सर। बोलो। सर यहाँ पे मतलब मैंने इंटीग्रेट करके फोर्स निकाल दिया और सोचा कि फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, मतलब दोनों तरफ का सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करेगा, तो वहां से मैंने टॉर्क निकाल लिया। सभी यही आंसर आए होंगे। हाँ ये सर, यही आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है। यस। 59 देखो क्या बोला गया है। स्मॉल चार्ज particle of mass m and charge q is suspended by a insulated thread in front of a very large sheet of charge density sigma. The angle made by the thread with the vertical at equilibrium क्या होना चाहिए। सो यहाँ पर देखो क्या है कि एक लार्ज चार्ज कैरिंग शीट गिवन है, जिसमें चार्ज डेंसिटी गिवन है सिग्मा, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस लार्ज चार्ज कैरिंग शीट यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, जिस चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से सस्पेंडेड है थ्रू ए थ्रेड, और इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है m, मास है m। ठीक है, सो आप देखो वंस अगर हम ये कंसिडर करें कि यहाँ पर कोई भी चार्ज शीट है नहीं, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, इक्विलिब्रियम पे रहेगा कि नहीं है। यस सर। ऐसे ही रहेगा। इस टाइम पे क्या होंगे, टेंशन जो है थ्रेड पे जो टेंशन होंगे आप डायरेक्शन पे होंगे, इसके वजह से जो mg फोर्स होंगे वो डाउनवर्ड होंगे और ऐसे इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। अगर टेंशन mg से इसका जो टेंशन है, इस टेंशन इसे जो टॉलरेट कर सकता है थ्रेड, उससे अगर कम हो तो ऐसे रहेंगे, अगर टेंशन इस टॉलरेट लिमिट से ज्यादा हो तब क्या होंगे, टूट जाएगा। क्या होंगे, टूट जाएंगे। हाँ, टूट जाएंगे। क्या मतलब, इस थ्रेड के थ्रू आप मास इंक्रीज करते जाए, एक टाइम पे आके देखोगे थ्रेड टूट जाएंगे क्योंकि वो टॉलरेट लिमिट से बाहर चले जाएंगे। सो अगर हम ये कंसीडर करें कि देयर इज नो चार्ज शीट, तो हमेशा इस इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही रहेगी। सो अब क्या बोला गया है कि ये जो बॉल है इसका मास अगर m हो और इसका अगर हम q चार्ज दें और यहाँ पर एक चार्ज कैरिंग शीट रखें, तो अब क्या होंगे, इस चार्ज कैरिंग शीट की वजह से इस रीजन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। यस सर। किस Yes, डायरेक्शन sir. पे होंगे, इस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, टुवर्ड्स राइट की तरफ होंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम द सोर्स होंगे, है ना। ऐसे आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, या अगर लार्ज चार्ज कैरिंग शीट हो तो सिग्मा बाय 2 epsilon. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टू एप्सिलॉन नॉट। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये चार्ज पार्टिकल रखा जाए तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा, यस सर। फोर्स Yes. कितना होंगे, सिग्मा इनटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। अब देखो इससे पहले mg डाउनवर्ड था, टेंशन अपवर्ड था, जिसके वजह से वर्टिकल था, बट जैसे हमने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख देंगे इसके वजह से इसके ऊपर और एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी जो राइट डायरेक्शन Yes. में होंगे। अब क्या अब भी वो ऐसी रहेगी, अगर No, फ्री sir. मूवेबल है तो क्या करेंगे, इस Move हो डायरेक्शन जाएगी। पे मूव करेंगे, तब तक मूव करने जाएंगे जब तक ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस टेंशन के थ्रू क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए। इक्विलिब्रियम ना हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होंगे, कुछ देर बाद जो है इस थ्रेड का अगर हम पोजीशन देखें कुछ ऐसी होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे। यहाँ पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे, फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन पे ही होगा, यस इस सर। फोर्स का वैल्यू भी यही रहेगा। अब देखो इससे पहले टेंशन से इस बराबर था, अब टेंशन क्या होंगे, इस बराबर होंगे, और यहाँ पर mg जो है वो डाउनवर्ड होगा। अब टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरे कंपोनेंट इधर आएगी, तो टेंशन का ये जो कंपोनेंट है इस mg को बैलेंस करेगी और इस वाला कंपोनेंट जो इस फोर्स को बैलेंस करेगा, उसके वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। और इस एंगल का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पे वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना है। अगर हम मान लेते हैं जो एंगल है, ऐसा एंगल अगर से थीटा हो तो इस एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, Theta. थीटा। थीटा। तो ये अगर आपका t हो टेंशन, तो इस बराबर कंपोनेंट क्या होंगे, t T टी cos cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा, और इस बराबर T sin टी theta. sin t थीटा। sin थीटा। तो अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होना चाहिए, T cos theta टी equal cos to थीटा इक्वल mg. टू mg। हाँ इक्वल कर दीजिए, एट इक्विलिब्रियम t cos theta is equals to mg and t sin theta Sigma q upon 2 epsilon naught.
हाँ सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ इस इक्वेशंस 2 को हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। टी हमें गिवन नहीं है, तो अगर हम टी यहाँ पे एलिमिनेट कर दें तो थीटा हमें निकल जाएगी। तो इसके लिए आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mc। सो यहाँ से थीटा अगर हम फाइंड आउट करें क्या होगा, tan इनवर्स सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mc। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे यहाँ पे, ये ए अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो। A particle of mass m, charge q, is constant to move along the straight line joining two other equal charges q, fixed at x equals to plus or minus a. Time period of the oscillation is. So हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए आपका से x एक्सिस है। सो ये पॉइंट मान लीजिए x इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट x इक्वल्स टू ये, और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, सो क्या बोला गया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू अदर इक्वल चार्जेस। सो यहाँ पर है चार्ज q, यहाँ पर है चार्ज q, ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये मूवेबल नहीं है, फिक्स है। बट इनके बीच में और एक चार्ज रखा गया है क्यू चार्ज, जो कि ना इस लाइन बराबर, सिर्फ इसी लाइन बराबर मूव कर सकता है, इसके साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे नहीं, सिर्फ इसी लाइन बराबर मूव कर सकता है। ऐसे और एक चार्ज है। तो हमें क्या बोला गया है कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो टाइम पीरियड होगा स्मॉल ऑसिलेशंस का, उससे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होंगे, उसके बाद इसका हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर देखो, अगर ये दोनों चार्ज इक्वल हो और x इक्वल्स टू 0 से सेम डिस्टेंस पे है, तो इस चार्ज को अगर हम x इक्वल्स टू 0 पे ही रखें, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 तो ये रेस्ट पे ही रहेगा यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़े से इसको डिस्प्लेसमेंट करें किसी भी डायरेक्शन से, जैसे मान लो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया बाय ए स्मॉल डिस्टेंस x। ठीक है, तो अब क्या होंगे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यस सर। और ये डिस्टेंस इंक्रीज होंगे। दोनों चार्ज सेम है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस डायरेक्शन पे, बाय इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन पे होंगे, इस चार्ज के वजह से फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप डिफरेंट हो जाएंगे, तो जिसके वजह से यहाँ पर नेट फोर्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। नॉन जीरो। और सिंस ये चार्ज इसके नजदीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन पे होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। तो हम पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं राइट बराबर, बट इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, अपोजिट साइड। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रिलीज कर दे तो क्या होंगे, इस डायरेक्शन पे मूव करने लगेंगे। तो जैसे इस डायरेक्शन पे मूव करेगी, x इक्वल्स टू 0 पे जब आएंगे, इसके ऊपर नेट फोर्स हो जाएगा 0, उस टाइम पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। नो सर, 0 नहीं होंगे ना, क्या होंगे, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। हाँ, इससे कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे। वो वेलोसिटी गेन कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ पे 0 वेलोसिटी से रिलीज करेंगे, बट इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स, इसके ऊपर एक फोर्स लगेंगे जो कि ना एक्स डिपेंडेंट होगा, अभी हम देखेंगे। सो इसकी वजह से क्या होंगे, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेटेड होंगे। सो एक्सेलरेटेड होंगे मतलब धीरे धीरे कुछ वेलोसिटी गेन करेगी। सो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे आएगा, उस टाइम पे नेट फोर्स तो इसके ऊपर 0 हो जाएंगे, बट यहाँ से ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन से कुछ वेलोसिटी गेन कर लेंगे, और जिसके वजह से इसका एक मोमेंटम इस बराबर जनरेट होंगे। तो फिर से वो क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 0 वेलोसिटी से रिलीज करें, यहाँ पर आके रेस्ट पे नहीं होंगे, इस डायरेक्शन पे मूव करने लगेंगे। अब जैसे वो यहाँ से इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे, अब नेट फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, अब देखो ये डिस्टेंस रिड्यूस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होंगे, तो अब नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट की तरफ होंगे। तो जिसके वजह से क्या होंगे, इसका जो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, एंड एग्जैक्टली यहाँ से आप जितना डिस्टेंस पे रिलीज किया उतना ही डिस्टेंस पे आकर इसका वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही वेलोसिटी 0 हो जाएंगे, फोर्स हमेशा राइट की तरफ लग रहा है, तो फिर वो राइट डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो इसी मोशन में बार बार फॉलो करेंगे, है ना, ऐसे 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 ऐसे।
सो अब अगर हम फोर्स फाइंड आउट करें और इस फोर्स अगर इस डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल हो, तब हम क्या बोल सकते हैं, दिस मोशन विल बी SHM। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं, एम ऐसे नेचर देख के हम क्या बोल सकता हूँ, ऑसिलेट। ऑसिलेटरी मोशन होंगे। तो इस ऑसिलेटरी मोशन का हमें क्या है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करने बोला गया। तो उसके लिए अगर हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हम ये मान लेंगे कि इक्वल्स टू 0 पे इसके ऊपर नेट फोर्स है 0। अब मान लीजिए पार्टिकल को इस डायरेक्शन पे हम एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर अगर हम नेट फोर्स देखें, इस नेट फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ क्या होना चाहिए। क्या होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस है आपका ये, यहाँ से डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, प्लस ए ए माइनस एक्स। a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन किस बराबर होंगे, माइनस आई कैप। माइनस एक्स कैप बराबर, है ना। इस डायरेक्शन पे हमने पॉजिटिव मान के रखा है, तो इधर यूनिट वेक्टर होंगे पॉजिटिव एक्स कैप, इधर होंगे माइनस एक्स कैप, तो माइनस एक्स कैप होगा। एंड इस चार्ज की वजह से क्या होंगे, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस ए होल स्क्वायर, और इसके वजह से इस चार्ज के ऊपर फोर्स किस बराबर होंगे, प्लस के x कैप बराबर। मतलब एक्स कैप। तो इससे आप थोड़े से सिंप्लीफाई कर लीजिए, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिएगा, एंड इस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होंगे 1/a, और ये जो a है डिनोमिनेटर से मैं a भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर से अगर आप कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएंगे, स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, 1 प्लस एक्स बाई ए, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस 1/1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर, एंड एक्स कैप भी मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। इस वाला टर्म को मैंने पहले लिखा और इस वाला टर्म को सेकंड पे लिखा, और यहाँ से डिनोमिनेटर से ए में ए स्क्वायर में कॉमन ले लिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, है ना। सो टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस का मतलब क्या है, आगे आप पढ़ोगे मैकेनिक्स में कौन से बताए स्मॉल ऑसिलेशंस, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है कि पार्टिकल को जो उसका जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस पॉइंट से हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर यहाँ पर भी जो x है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ पर किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ये डिस्टेंस के साथ अगर हम कंपेयर करें कि इफ x इज मच मच लेस देन a हो, ठीक है, x इज मच मच लेस देन a हो, तो क्या इस टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकेंड टर्म x लेस देन 1 है, Yes, sir. बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकता हूँ। तो अब इससे बाइनोमियल एक्सपेंशन करिए, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। आप ये जो डिनोमिनेटर में था इससे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होंगे, 1 1 प्लस, माइनस पावर करेंगे ना। हाँ पहले मैं ये लिख देता हूँ, क्या होंगे 1/x, इसका पावर क्या होंगे -2, ठीक है। यस अब क्या होंगे, अगर हम इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन करने चाहे अप टू से फर्स्ट ऑर्डर तक के लेने चाहे, तो ये -2 जो है पावर जितना वो यहाँ पर मल्टीपल हो जाता है, तो क्या लिखोगे टू एंड देन यहाँ पर एक माइनस साइन था तो माइनस लिख दीजिए। अब इससे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो क्या होंगे 1, 1 यहाँ पर पहले से माइनस था तो आप क्या होंगे प्लस 2x बाई ये एक्स कैफ। तो अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो आपको देखो क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये वाला टर्म हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे माइनस, तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये दोनों ऐड होके 4 मिल जाएगी, तो यहाँ पे 4 अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो -q स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब x कैफ, यही मिलेगा ना, Yes, 4 sir. नहीं रहेगा, 4 भी कट पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये मिलेगी आपको। तो आप बताओ, हमने पार्टिकल को x डायरेक्शंस पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, बट पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है ये सारे टर्म q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, तो ये फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल है, और मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे, तो मोशन कैसे होना चाहिए, एचएम होगा। तो अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस बराबर इसको मोशन लिखे तो क्या लिखोगे, m dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस
q square divided by pi epsilon naught a cube into x. सो ये अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो अब इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करके बताओ क्या होना चाहिए। पहले ओमेगा लिख लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इस मास को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए और जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट एम ए क्यूब। तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा, so 2 pi under root of pi epsilon naught m a cube divided by q square। ठीक है, हाँ बोलो। अरे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के डबल डेरिवेटिव कर दिए। वहाँ पर अल्टीमेटली एक- आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन ही फाइंड आउट करना पड़ेंगे ना, आप फोर्स ही फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन सर स्मॉल ऑसिलेशन बोल रहे हैं ना, हाँ स्मॉल ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट यूज कर हाँ। सकते हैं। डायरेक्ट यूज कर सकते हो उससे भी, वो आप के वाला जो फॉर्मूला बता रहे हो ना, अंडर रूट ऑफ के हाँ, बाई root- एम, वैसा और के इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। किस पॉइंट के अबाउट में, एक्स नॉट के किस पॉइंट के अबाउट में, एक्स इक्वल 0 के लिए। हाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट में। ठीक है, यस एक माइनस टर्म है, माइनस टर्म उसने लिखा नहीं सर। माइनस टर्म लिखा हो ना यहाँ पे, है ना ये माइनस। अब ये आपका SHM इक्वेशन है, इसका जनरल इक्वेशन जो होता है उस दिन हमने लिखा था डेल एक्स स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर ओमेगा क्या है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला टर्म जो है मास से अगर डिवाइड कर दोगे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम लेफ्ट साइड में डिस्टर्ब करते तो उसको चार्ज, उसमें भी वही आएगा, उसमें भी आपका देखो इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट करोगे आप, है ना, तब आपका देखोगे मोशन फोर्स इस बराबर लगेगी। यहाँ पे माइनस एक्स का मतलब क्या है, पार्टिकल को हम एक्स डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे, फोर्स किस बराबर लग रहा है, माइनस एक्स के बराबर, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे। और यही अगर आप इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट करोगे तब फोर्स देखोगे पॉजिटिव एक्स के बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी क्या है, मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे। सर पर इक्वेशन ऑफ मोशन में नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लिख डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख रहे, तो आप माइनस नहीं, देखो अभी हमने जो इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, जब आप F इक्वल्स टू ऐसे लिखते हो ना, m इंटू जो भी आपका फोर्स लग रहा है ना, m इंटू एक्सेलरेशन, यस सर। m इंटू एक्सेलरेशन। तो जब आप पार्टिकल को x डायरेक्शंस पे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो तब हम इस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या लिखते हैं, m dx बाई dt स्क्वायर, है ना, ऐसे इंटू x कैप, ये लिखोगे ना। यस अगर आप नेगेटिव x डायरेक्शंस में पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करो तब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, माइनस है। माइनस एक्स कैप मल्टीपल करना है, तो वहां से माइनस साइन आ जाएगी। अल्टीमेटली दोनों तो सेम ही होगा ना सर। दोनों सेम ही होंगे, यहाँ पे माइनस साइन का मतलब आपको समझना है, यहाँ पर नेट फोर्स में जो माइनस साइन आ रहा है उसका मतलब क्या है, मोशन जिस डायरेक्शन पे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ओके सर। अच्छा, वो सर्कुलर रिंग वाला जो मोशन आपको बताया था याद है ना सबको, एक सर्कुलर रिंग है और रिंग के ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज और उसके एक्सिस Yes, बराबर अगर हम एक नेगेटिव चार्ज को सेंटर से डिस्प्लेसमेंट करें, इसका भी मोशन क्या होना चाहिए, SHM होगा। एंड तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जहाँ पे आप जो मोशन है वो एक्सिस बराबर है और प्लेन पे है, उनके टाइम पीरियड के बीच में कुछ रिलेशंस बताया गया था ना। जैसा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई हाँ, स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 61 जो है इसे एक बार पढ़ो, वो भी कुछ ऐसी है ना। यहाँ पर क्या बोला देखो, 4 equal charges plus q are kept vertices of a square of side r, particle of mass m and charge q oscillating parallel to the plane about the center of a square has time period t1. If the particle of same mass but charge minus q oscillate perpendicular plane,
then the time period is t2. So what will be the relations between t1 and t2? क्या होना चाहिए? देखो हमने आपको रिंग बताया था ना, रिंग के ऊपर अगर ऐसे ही रहे तो एक अगर एक्सिस बराबर ऑसिलेट करे, दूसरे अगर इस प्लेन बराबर ऑसिलेट करें, सो यहाँ पे टाइम पीरियड के बीच में कुछ रिलेशंस बताया गया था। प्लेन बराबर टाइम पीरियड अगर से मान लो टी प्राइम हो, एक्सिस बराबर अगर से टी हो, तो क्या रिलेशंस था इनके बीच में? E prime is equal to ओमेगा प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू होंगे ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम टी के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होंगे यहाँ पे कि टी प्राइम इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ रूट टू टाइम्स ऑफ टी। yes sir. ये था, बट इस केस में तो सर्कल नहीं है ना, यहाँ पर क्या गिवन है कि स्क्वायर गिवन है। तो स्क्वायर को भी देखो आप एक तरीके से सर्कल बना सकते हो ना, ऐसे चार्ज गिवन है ना। तो अगर हम इसका जो कॉर्नर है इसको लेके ऐसे स्क्वायर सर्कल बना सकते हैं ना। और देखो क्लास में आपको एक चीज बताया गया था कि किसी सर्कल के ऊपर है ना, डिस्क के ऊपर व किसी कार के ऊपर अगर हम पॉइंट चार्ज, आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज सिमेट्रिकली रखे, तो एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होंगे नेचर? Uniform. यूनिफॉर्म। sinusoidal आपको उस दिन बताया था कि कोई भी अगर किसी भी कार्ड के ऊपर अगर हम सेंटर के अबाउट में n नंबर ऑफ आइडेंटिकल चार्ज सिमेट्रिकली रखें पॉइंट चार्ज, तो इस केस में एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो एग्जैक्टली सेम नेचर रहेंगे किसके वजह से? रिंग के वजह से, है ना। सिर्फ क्या चेंजेस होंगे, रिंग पे अगर टोटल चार्ज क्यू होता है तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर T/2. 3/2। बट यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ चार्ज है और सिमेट्रिकल है और सारे चार्ज आइडेंटिकल है, तब हम क्या मल्टीपल करेंगे इसके साथ? n मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही वेरिएशन होंगे। तो इस केस में भी देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जैसे होंगे, इलेक्ट्रिक मतलब टाइम पीरियड का जैसे वेरिएशन होंगे, इधर भी सेम वेरिएशन होंगे। सो ये जो लॉ है वो इसके लिए भी वैलिड होंगे, ठीक है। सो स्क्वायर केस में भी बताओ क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड पूछा गया है, दो टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? यहाँ पर क्या गिवन है कि जब चार्ज पार्टिकल प्लेन पे मूव कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर अगर ऑसिलेट करे प्लेन पे, तब उसके टाइम पीरियड गिवन है t1, ये गिवन है t1। एंड जब माइनस क्यू चार्ज इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे ऑसिलेट कर रहे हैं, तब जो इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड गिवन है t2, ठीक है, t2। अब इस t1/t2 का रेशियो क्या होना चाहिए? The सेम root लो, 2. हाँ सेम होगा सर, same 1/2। होंगे। तो क्या होंगे t1 डिवाइडेड बाई t2 हमें पूछा गया है, यस सर। तो क्या लिखोगे t1/t2 का? प्लेन पे जो टाइम पीरियड है वो होंगे √2 टाइम्स ऑफ एक्सिस बराबर जो टाइम पीरियड है उसके 2 टाइम्स होंगे। सो t1 यहाँ पर प्लेन है और t2 है एक्सिस बराबर, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? √2। √2, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन है ये मैं आपको थर्ड चैप्टर के बाद डेरिव करके दिखाएंगे, ठीक है। सर एनएटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बताइए? क्या? एनएटी का क्वेश्चन नंबर 10। हाँ हाँ करेंगे, सारे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो, ये आज एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, खुद सॉल्व करो। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, 6 equal charges Q are fixed at the corner of a hexagon of side A. A particle of mass m and charge minus q naught is released from a height z, where z is much less than a, above the center of the hexagon. The angular frequency of the oscillations of the particle about the center of the hexagon is.
सो ये मान लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन है और इस रेगुलर हेक्सागन का जो एक्सिस है, इस एक्सिस बराबर अगर कोई भी चार्ज माइनस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को अगर हम जेड डिस्टेंस से रिलीज करें, बट जेड क्या है, जेड इज मच लेस देन ये क्या है, ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन का साइड गिवन है ये, एंड यहाँ पर जो चार्ज है सारे चार्ज इक्वल है क्यू 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 क्यू। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल का मोशन, पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि मोशन कैसे होंगे और उसके बाद इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना। उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया क्या होंगे। हाँ, यहाँ पर भी मैं थोड़े से हिंट देता हूँ। देखो हेक्सागोनल पे चार्ज है ना, तो किसी भी दो चार्ज के बीच में एंगल हमेशा क्या होंगे, सेंटर पे अगर हम जो एंगल 60 देखें डिग्री। 60 डिग्री होगा, तो मतलब इस चार्ज जो है सिमेट्रिकली रखा गया सेंटर के अबाउट में। यस यस सर। सर। और अगर हम इन सारे चार्ज से एक सर्कल बना ले ऐसे, तो फिर से वही आ जाएगा। तो क्या होंगे, एक सर्कल के ऊपर 6 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल सिमेट्रिकली रखा गया है, दिखाई देंगे हमें। यस सर। तो इसके वजह से एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए। k nqx by r square plus h square whole power 3/2। हाँ, तो आपने अपने नोटबुक में लिखो, या अगर जेड ये x इक्वल्स टू 0 प्लेन पे है तो z ग्रेटर देन 0 होंगे इस साइड पे। तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Yes, n sir. आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल अगर रखा जाता है तो हम क्या लिखते हैं, n क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो सर्कल हमने बनाया, इस सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए, ये हेक्सागन का जो साइड है वही लेंथ के साथ इक्वल होगा ये। तो क्या लिखोगे, s स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है। सो अब यहाँ पर कितने चार्जेस हैं, 6 चार्जेस हैं, तो n के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 6 पुट कर देंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 क्यू जेड डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये होंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है, कंडीशंस क्या गिवन है, हम पार्टिकल को किस पॉइंट से रिलीज कर रहा हूँ, z इज मच लेस देन ये। तो इस कंडीशंस अगर हम यहाँ पे इंपुट करें कि z इज मच लेस देन है, तब क्या होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, z को अगर हम नेग्लेक्ट करें एक रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेंगे, 6 डिवाइडेड बाय a क्यूब। ये होंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में। अब यहाँ पर चार्ज कितना रखा गया, माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, तो माइनस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें क्या मिलेंगे, -6। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल क्यू था है ना, स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू नॉट है, मैं तो क्यू नॉट पुट कर रहा हूँ, क्यू नॉट जेड डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब जेड कैफ। ठीक है। सो अब बताओ इसका मोशन क्या होना चाहिए, SHM। SHM होगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, क्या होंगे, अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, और यहाँ से मास इधर डिवाइड हो जाएंगे ओनली। ठीक है। ये होंगे आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है इसे इन टर्म्स ऑफ k में लिखा गया है, तो क्या होंगे 6k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय m a क्यूब। ठीक है, ऑप्शन बी है। रेडियस को a के बराबर कैसे लिखा ही नहीं इसमें। रेडियस को a का बराबर कैसे लिखा गया है, हेक्सागोनल का साइड अगर a है तो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, a ही होता है सर। यही होता है ना, यही होंगे। सो ये एंगल 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री, तो यहाँ से ये लेंथ भी यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। अब देखो हमें इस पॉइंट को
इस पॉइंट से एक सर्कल बनाना है, जिस सर्कल का सेंटर यहाँ पर रहेंगे, तो सर्कल ऐसे ही बनेगा ना। Yes, सर्कल sir. का रेडियस कितना होंगे बताओ? ये हो जाएगा ना। यस अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए हमें इसके 9 और 10 जो हमने सॉल्व कराया था वो याद होना चाहिए। याद है ना 9 10 हमने कैसे सॉल्व किया था? यस सर। सो एक बार फिर से हमने याद कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास एक चार्ज कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड हो, जिसमें पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज हो, तो यहाँ से r डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? लैम्डा lambda into dx लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फ्रॉम द दिस वायर, और हमेशा इस लेंथ के साथ परपेंडिकुलर होंगे। ये था। सो आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंसीडर ए हाफ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर क्या होना चाहिए? सो यहाँ पे कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, हमें क्या गिवन है? हाफ सिलेंडर। ऐसे एक हाफ सिलेंडर हमें गिवन है। यहाँ पे मैं लेंथ इतना बनाया, बट इस लेंथ कितना बदला गया आपको? इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना, लॉन्ग सिलेंडर मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो आप ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है हाफ सरफेस के ऊपर। अब हमें क्या पूछा गया है? ये जो सिलेंडर का एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इससे पहले देखो ये सीट कैसी था? थिन सीट था ऐसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 12 हमने क्वेश्चन नंबर 9 पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। 10 पे क्या इसके साथ परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, और उसके बाद आप इस सीट को क्या है इस तरीके से बैंड कर दिया गया है सच दैट क्या हो जाए? एक हाफ सिलेंडर बन जाए। तो इस हाफ सिलेंडर के एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ कि ये जो सिलेंडर है ना, हाफ सिलेंडर है, इस हाफ सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनाया गया कि बहुत सारे नैनो वायर है जो इसका पैरामीटर बराबर अगर हम रखे है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके बहुत सारे नैनो वायर सरफेस के ऊपर अगर रखें तो ऐसे चार्ज करेंगे, हाफ सिलेंडर बन जाएंगे। बनेगा कि नहीं? यस सर। बन जाएंगे। तो आप अगर देखो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को अगर हम क्रॉस सेक्शन केयरफुली ऑब्जर्व करें, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन को केयरफुली ऑब्जर्व करें। मान लीजिए से ये जो है वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए से एक्स एक्सिस है, और ये जो है जेड एक्सिस हो। सो इसका प्रोजेक्शन आपको किस प्लेन पे मिलेगा? क्रॉस सेक्शन का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे मिलेगा। सर एग्जैक्ट प्लेन पे मिलेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर हम ड्रॉ करें वो किस प्लेन पे मिलेगा? प्रोजेक्शन नहीं, एग्जैक्ट पे आएगा। वाई तो परपेंडिकुलर है, वाई तो नॉर्मल का डायरेक्शन है सर। इसका प्रोजेक्शन नहीं, क्रॉस सेक्शन यस सिलेंडर का सर क्रॉस सेक्शन, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ही मिलेगा ना। यस सर। Yes. यस सर, क्रॉस सेक्शन में। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन को यहाँ पर और एक बार ड्रॉ करें कि मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का, हाफ सिलेंडर का। जेड यहाँ पे परपेंडिकुलर आउट ऑफ द पेज। तो देखो ऐसे ही था यहाँ पर, मैं इसको ऐसे बना दिया हूँ। ठीक है, यस सो ये अगर है आपका, सो आप देखो यहाँ पर जो रॉड था, है ना, रॉड इसका पैरामीटर बराबर बहुत सारे इनफाइनाइटली रॉड था, तो यहाँ पर मैं ऐसे बना सकता हूँ ना कि ये एक एक रॉड है, थिन रॉड है, ऐसे बहुत सारे।
सो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब रॉड का लेंथ किस बराबर होगा? बताओ, कोई भी चीज सर्कल प्लस डॉट से अगर हम रिप्रेजेंट करें, क्या बोला गया था? डॉट व कार्ड से अगर हम रिप्रेजेंट करें क्या होंगे? प्लेन के साथ परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर भी रॉड इस तरीके से था मान लिया था, बट यहाँ पर रॉड आप मान लो कि हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, अब तो रॉड का जो है इस बराबर होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रॉड हैं। ठीक है, सो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मान लो से फाई एंगल बना के, अगर हम ये एंगल है फाई और ये मान लीजिए से डी फाई हो, ठीक है, डी फाई। सो ये जो एलिमेंटरी लेंथ क्रिएट होंगे किसमें? सिलेंडर का कार्व सरफेस के ऊपर। इस लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए? सिलेंडर का रेडियस गिवन है कैपिटल आर, तो क्या होना चाहिए एलिमेंटरी लेंथ? आर डी फाई। ठीक है, आर डी फाई। सो इस आर डी फाई अगर आप इट इज वेरी थिन लेंथ हो तो हम क्या बन सकते हैं कि ऐसे एक रॉड हम कंसिडर कर रहा हूँ जिसका थिकनेस होगा आर डी फाई और लेंथ कितना होगा? इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है समझने में? बाकी सारे आसान है। हमने क्या किया है, सिलेंडर था, सिलेंडर को मान लिया चार्ज कैरिंग सिलेंडर था, तो इसको हमने मान लिया क्या? यूनिफॉर्म चार्ज था, तो जिसके वजह से हमने मान लिया कि ऐसे बहुत सारे नैनो वायर है जो साइड बाय साइड रखा गया था। अब इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया किस प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे, तो कुछ ऐसी बनाएंगे। सो आप देखो, अगर हम ऐसे एलिमेंटरी रिंग एलिमेंटरी रॉड कंसीडर करें जिसका थिकनेस मान लो आर डी थीटा और लेंथ कितना हो? इनफाइनाइट हो। अभी हम मान लेते हैं लेंथ इज एल, तो इस रॉड का जो टोटल एरिया होगा, एरिया कितना होगा? आर डी फाई इंटू एल। ठीक है, और पर यूनिट एरिया पे अगर सिग्मा चार्ज हो तो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज होंगे? इंटू सिग्मा। ठीक है, और इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर हम ये कंसीडर करें कि जो रॉड है उस रॉड के पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू एल, टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड। सो दोनों साइड से अगर आप एल एल कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू आपको क्या मिलेंगे? सिग्मा आर डी फाई। सर ये एक बार दोबारा बता दीजिए। ये जो रॉड है, इस रॉड का क्रॉस सेक्शन, ये कर्व सरफेस के एरिया कितना होंगे? थिकनेस कितना है? आर डी फाई। और ये एक्चुअली इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे जो इसका लेंथ है, लेंथ कितना है? इनफाइनाइट है। अभी मान लिया हमने से एल है, ठीक है, एल टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो टोटल जो एरिया बनेगा इसका एरिया कितना होगा? एल इंटू ये समथिंग, एल इंटू दिस, ये है। अब पर यूनिट एरिया पे सिग्मा चार्ज था तो इंटू एस कर दो, इस रॉड के ऊपर टोटल चार्ज मिल जाएगी। ठीक है, बट हमने जो इस रॉड को मन रहा है, इस रॉड को क्या मन रहा है कि इस रॉड के ऊपर पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो पर यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा चार्ज हो तो टोटल इस रॉड के टोटल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होंगे? लैम्डा इंटू एल। अब एनर्जी चार्ज को कंजर्व करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? ये दोनों चार्ज को इक्वल होना है, तो यहाँ से हम लैम्डा इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिग्मा आर डी फाई। ठीक है, अब देखो एक रॉड के ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ पे चार्ज पता है, इसका लेंथ है इस बराबर परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे और इसका डायरेक्शन किस बराबर होंगे? बताओ। ये रॉड है इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस बराबर, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रॉड से आउटवर्ड नॉर्मल इस बराबर होगा। यस सर। यस सर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर से हम डी लिखे, क्योंकि एलिमेंटरी थिकनेस हमने माना है, तो इस डी का वैल्यू क्या लिखोगे? लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब देखो इस एंगल अगर फाई हो तो इस एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए? फाई। तो इस ई का एक कंपोनेंट इधर होंगे, दूसरे कंपोनेंट इधर होगा। यस सर। ठीक है, सो आइदर आप इससे डिकम्पोज करो, अदरवाइज सिंपली वेक्टर फॉर्म में भी लिख के इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे सिमेट्रिक के वजह से देखो एक कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक जैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से ऐसी भी सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यस सो इधर भी अगर हम एक आइडेंटिकल एलिमेंट ले तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा। यस सर। इसका भी एक कंपोनेंट देखो इधर होंगे, दूसरा कंपोनेंट इधर होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगे किस बराबर होंगे? माइनस वाई कैप बराबर होंगे। ठीक है, यस। सो यहाँ पर लिखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर। अब y बराबर मतलब कौन सा कंपोनेंट लोगे, cos थीटा साइन थीटा, साइन फाई, साइन फाई कंपोनेंट होगा, साइन फाई। और डायरेक्शन किस बराबर होंगे, माइनस जे कैप बराबर। आप लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, सिग्मा सिग्मा आर डी फाई, सो साइन फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरे हाफ सिलेंडर के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेंगे, तो फाई का लिमिट क्या लिखोगे, 0 0 to to pi. pi. 0 to 2. सो यहाँ पे देखो ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साइन फाई को 0 to 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे, क्या आना चाहिए, 0. 0 to पाई तक इंटीग्रेट करोगे, सॉरी माइनस cos phi. क्या माइनस सर 2 आएगा -2. -2 और +2, +2 आएगा +2 आएगा। कॉस साइन फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस फाई, माइनस है तो माइनस प्लस। हाँ यस. तो इसका वैल्यू पुट करोगे, फाइनल आंसर क्या मिलेंगे, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप बराबर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम था ही नहीं, तो हमें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड पे लिखना पड़ेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, सी। C. सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्सिस ऑन द एक्सिस पे बोल रहे हैं फाइंड हाँ, आउट हाँ। करने के लिए। सर एक्सिस अब बिटवीन निकले हैं, एक्सिस बिटवीन, एक बिटवीन में निकले हैं, वहाँ पर एक्सिस के लोग हैं लेकिन बिटवीन में है। देखो अगर इस सिलेंडर का लेंथ अगर इनफाइनाइट हो, तो आप ये जो एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट को आप वायर का बाइसेक्टर मान सकते हो ना, ये जो वायर हम मान रहे हैं, यस सर। तो इसीलिए एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट मतलब इस वायर का बाइसेक्टर लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट, आप अगर ये वायर अगर इनफाइनाइट हो, है ना, तो किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर लो एक्सिस के ऊपर ही, चाहे यहाँ पर फाइंड आउट करो चाहे यहाँ पर फाइंड आउट करो, हर पॉइंट पे सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों साइड पे लेंथ कितना है, इनफाइनाइट है। सर ऐसे भी सेमी सर्कल से भी बना सकते हैं ना प्लेट को के। सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल केस में आएंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, लेकिन दे सकते हैं आपको। ठीक है, बस यहाँ पे और एक कंपोनेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस बराबर होगा, दूसरा इस बराबर होगा, यस सर। तो इन सारे के वजह से एक कंपोनेंट इधर हो जाएंगे, दूसरे के वजह से सारे इस बराबर होंगे, तो फिर आपको जो है यहाँ पे जेड कंपोनेंट भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट सिमेट्री की वजह से कैंसिल आउट हो गया, वाई कंपोनेंट होंगे, अगर ये सेमी सर्कल होता तो इसका एक माइनस जेड कंपोनेंट भी होंगे, तो इस माइनस जेड कंपोनेंट को भी आपको 0 to पाई तक इंटीग्रेट करना पड़ेंगे। सर अगर इसको बिना वेक्टर डिकम्पोजिशन के करें तब भी आएगा ना सर? हाँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के अगर आप इंटीग्रेट करोगे, देखोगे आई कंपोनेंट 0 हो जाएंगे और जे कंपोनेंट ही आएगा सर। सर जो सर्किल के कंपोनेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें आधा आधा करके करना ही सही रहता है ना, आधा सिर्फ एक साइड को एक साइड को अलग करके। हाँ ऐसे ही कर सकते हो, जो आपको एक फाइनल फार्मूला लिख दिया गया था ना, याद है, एलिमेंटरी लेंथ लेके जेड इक्वल्स टू 0 पुट करके, आप उससे वो किसी भी पार्ट के लिए वैलिड होंगे हमेशा। अब बताओ एनएटी में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है? 10 नंबर। अच्छा, एमएसक्यू फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाना चाहिए, मैं बता देता हूँ ऐसे एक बार। दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, आपको ये पूछा गया इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो क्या करना है आपको, कर्ल निकालना, कर्ल फाइंड आउट करना है। कर्ल अगर 0 हो तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, अगर कर्ल नॉन 0 हो तो इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके सारे पार्ट हमने ऑलरेडी आपका जब डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया तो करा के रखा है ना। सेकंड का ए भी तो होगा क्या, ए भी तो होगा? ये सर ये ऑप्शन उसमें नहीं दे रखा। सेकंड का, सेकंड का देखो क्या बोला गया, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन सेंटर एट ओरिजिन।
तो ऐसी है और ये सर्कुलर डिस्क है, तो यहाँ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है। आपको क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल वेरी एट ए डिस्टेंस with the distance z when z is 1 by e is 1 by r square for z greater than r। क्या होना चाहिए, ये आपको कंडीशंस, ये ऑप्शन ए पे गिवन है, हमें करेक्ट है कि नहीं है फाइंड आउट करना है। कंडीशंस क्या गिवन है, z is much greater than r। तो क्या होंगे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डिस्क का जो रेडियस है एक्सिस से अगर आप लार्ज डिस्टेंस से देखोगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे, ऐसे पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगी। तो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करना चाहिए, 1 by z है ना, डिस्टेंस है यहाँ पे सेंटर से, सो 1 by z स्क्वायर। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट z इक्वल्स टू 0। डिस्क के लिए, कंप्लीट डिस्क के लिए z इक्वल्स टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन बी भी क्या होना चाहिए, करेक्ट है। ऑप्शन सी में क्या बोला गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इक्वल्स टू 0 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डेल्टा z, सही है सर, ये भी सही है। अब और ऑप्शन डी में बोला गया व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर इस डिस्क का रेडियस हम इनफाइनाइट कर दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस z का, ये भी सही है। सो ऑल ऑप्शंस आर एक्चुअली करेक्ट है। सो इसका जो बाकी सारे क्वेश्चन है MSQ है, एक बार ट्राई करो, ना होंगे तो हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे, ठीक है। NIT में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं है बताओ, 10। कल आपकी क्लास है सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास m contain a net positive charge q placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in the figure. The distance of the block from the wall is d. Horizontal electric field E towards the right is switched on. Assume that the electrostatic collisions, if any, the time period of the resulting oscillations motion is क्या होना चाहिए, क्या। सो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है मान लीजिए, और इस टेबल जो इन पॉइंट जो है इस साइड पे एक वर्टिकल वॉल है जो ऐसे कनेक्टेड है इसका, ठीक है, ऐसे है। अब जो टेबल है, टेबल का जो है फ्रिक्शनलेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया गया है, और इस ब्लॉक का जो है मास गिवन है आपको m, और इस ब्लॉक के ऊपर चार्ज गिवन है q, और यहाँ पे इस डायरेक्शन पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराया गया E, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया E। एंड इनिशियली इस ब्लॉक का जो डिस्टेंस है इस वर्टिकल लाइन से वॉल से, इस डिस्टेंस आपको गिवन है d। अब आपको क्या बोला गया है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखें और इस ब्लॉक को यहाँ से 0 वेलोसिटी लेकर हम रिलीज करें, तो अगर इसका कुछ मोशन हो और इसके वजह से इस ब्लॉक अगर इस वॉल के साथ कोई कोलिशन करे, उस कोलिशन क्या होना चाहिए, इलास्टिक कोलिशन होंगे, तब इसका जो मोशन है उस मोशन का टाइम पीरियड हमें पूछा गया क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होंगे, इस ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहे और इसके ऊपर हमने चार्ज दिया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा ब्लॉक के ऊपर। इस फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, Q इंटू QE। अब देखो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चाहे ब्लॉक यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, चाहे यहाँ पर रहे, हर पॉइंट पे ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना होंगे, Q इंटू E। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर है। तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके इस ब्लॉक जो है इस बराबर मूव करने लगेंगे, ठीक है, ऐसे मूव करेंगे तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कितना वेलोसिटी होंगे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप उस वेलोसिटी लेके यहाँ पर जब भी आएंगे इस वॉल पे तो क्या करेंगे, वॉल के साथ एक कोलाइड करेंगे ना, ऑलरेडी इसके अंदर कुछ मोमेंटम गेन कर लिया, तो इस वॉल के साथ इसका कोलिशन होंगे, इलास्टिक कोलिशन है। इलास्टिक कोलिशन का मतलब क्या होंगे, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत कंजर्व रहेंगे। तो इस कोलिशन होने के बाद इसका जो मोमेंटम इस बराबर होंगे, है ना, इस बराबर जो मोमेंटम होगा, तो उस मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब इससे कोलिशन से पहले जो वेलोसिटी था, कोलिशन के बाद भी उतना ही वेलोसिटी होगा। यस सर। अब उस वेलोसिटी लेके ब्लॉक क्या करेंगे, इस बराबर मूव करने लगेंगे, बट जब इस बराबर मूव करेंगे तब देखो इसके ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स लग रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन पे ही होगा।
तो क्या होंगे इसका वेलोसिटी आप धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम जब ब्लॉक इस बराबर मूव करेंगे तो इस फोर्स की वजह से इसका डी एक्सीलरेशन स्टार्ट होगा और वो सेम ही रहेंगे इससे पहले जो एक्सीलरेशन था। तो क्या होंगे पार्टिकल इस ब्लॉक जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके फिर से इसका वेलोसिटी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। ये देखो अगर इस पेन को मैं यहाँ से थ्रो करूँ, यहाँ से 0 वेलोसिटी देके थ्रो करूँ, तो जब वापस यहीं पर आता है तो नेट वेलोसिटी कितना होता है, 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनिशियली 0 से हमने स्टार्ट किया था और कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया था इसका मोशन का डायरेक्शन पे, जिसके वजह से इसका वेलोसिटी गेन हुआ था। कॉलिशन होने के बाद उतना ही वेलोसिटी लेके आप इधर मूव करेंगे, बट फोर्स जो है सेम फोर्स है बट अब मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, यहाँ पर आके 0 हो जाएगी। तो जैसे ही वेलोसिटी 0 होंगे फिर इस बराबर मूव करेंगे, फिर यहाँ पे कॉलिशन होंगे, फिर वापस जाएंगे। सो ये जो मोशन है इस मोशन को आप क्या बोलोगे, SHM। SHM। नो सर SHM नहीं है। SHM होने के लिए कंडीशंस क्या था, ऑसिलेटरी मोशन, फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना, इनवर्सली, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बट यहाँ पर तो फोर्स क्या हमेशा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो इस केस में जो पार्टिकल सेम पाथ ही फॉलो करेंगे, इसीलिए इसका मोशन क्या होंगे, ऑसिलेटरी मोशन, नॉट SHM। SHM होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता, मतलब जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होना चाहिए, बट यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है। तो यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन होगा और ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड क्या होंगे, यहाँ से पार्टिकल ब्लॉक यहाँ पर जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पर आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो फर्स्ट आप यहाँ से यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो फाइंड आउट करो और उसके साथ 2 से मल्टीपल कर दोगे तो आपको इस ऑसिलेटरी मोशन का जो टाइम पीरियड होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जाने में और यहाँ से यहाँ पर आने में जो टोटल टाइम है उस टाइम का वैल्यू पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो अगर इसका फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक के ऊपर, Q इंटू E, तो इसके वजह से एक्सेलरेशन कितना होगा, m। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके अगर इसको d डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, कौन सा रिलेशन यूज करोगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे टाइम अगर से t लगे तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, d गिवन है, d। इनिशियल वेलोसिटी हम 0 से रिलीज कर रहे हैं तो 0 to हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से हाँ यहाँ पे t का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो t इक्वल्स टू क्या होंगे 2d और a का वैल्यू देखो, ये इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन है तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए q e अपॉन m। तो ये हो जाएगा आपका ये टाइम, ये कौन सा टाइम है, यहाँ से यहाँ पे जाने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, कैपिटल T इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस t। So 2 into under root of 2dm divided by QE। So d का वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चंस पे, d is 2 मीटर, q का वैल्यू गिवन है 10 to the power minus 3 कूलम, मास गिवन है 10 to the power minus 3 kg एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 1 वोल्ट पर मीटर। तो क्या होना चाहिए, 2 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 into 1, so 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ से आएगा 4, so 4 सेकेंड। ठीक है, से होंगे टोटल टाइम पीरियड जो है तो होंगे 4 सेकेंड। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, 4 point charges each of charge q are rigidly fixed at the 4 corners of a square planar soap film of side A. The surface tensions of the soap film is gamma. The system of a charge and the planar film are in equilibrium. And A is equals to some relations हमें given है, where K is some constant, हमें N का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या। ठीक है,
सो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ये मान लो एक स्क्वायर सॉफ्ट फिल्म है, ठीक है। तो स्क्वायर सॉफ्ट फिल्म है मतलब थिन फिल्म जैसी होंगे। सो 12th क्लास में हमने सरफेस टेंशन्स के बारे में पढ़ा था। तो सरफेस टेंशन्स की वजह से हमेशा ये जो फिल्म है ये अपना एरिया क्या करना चाहेंगे, एक्सटेंड करना चाहेंगे, कंप्रेस करना चाहेंगे, कंप्रेस। रिड्यूस करना चाहेंगे। तो इस सरफेस टेंशन्स की वजह से जो फोर्स लगता है, फोर्स हमेशा किस बराबर होता है, इनवर्ड की तरफ होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे। सो अगर हम यहाँ पर कुछ भी चार्ज कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो ये जो एरिया है, एरिया क्या होंगे, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। बट अब इसको अगर हमें इक्विलिब्रियम पे ही रखना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स का ऑपोजिट डायरेक्शंस पे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने के लिए क्या बोला गया है कि ये जो हमने स्क्वायर है, स्क्वायर का वर्टिसेस पे अगर हम कुछ चार्ज रख देते हैं, यहाँ पर चार्ज हमारे तो यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, और यहाँ पर भी अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखें, तो आप देखो ये जो चार्ज है एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। किसी एक चार्ज के ऊपर अगर हम फोर्स देखें, से इस साइड के ऊपर अगर हम नेट फोर्स देखें, इक्विलिब्रियम के लिए इस साइड के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 हो जाए, है ना। इनवर्ड डायरेक्शंस पे जितना फोर्स है, अगर आउटवर्ड डायरेक्शंस पे भी उतना ही फोर्स लगे, सेम वे सिमेट्रिक की वजह से इधर भी उतना ही फोर्स लगेंगे, इधर भी उतना ही फोर्स लगेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे रहेगी तब, ठीक है। सो अब हमें क्या देखना है कि इस आउटवर्ड डायरेक्शंस पे फोर्स कितना, इनवर्ड डायरेक्शंस पे फोर्स कितना, इन दोनों का अगर हम इक्वल कर दें तब जो है ये इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। सो यहाँ से आपको ए के साथ के का कुछ ऐसी रिलेशंस गिवन है कि ए इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा होल टू द पावर 1 बाई एन। हमें इस एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्या होंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अगर स्क्वायर का साइड मान लेते हैं हम ए है, ठीक है, स्क्वायर का साइड मान लेते हैं, और सरफेस टेंशन का वैल्यू हमें गिवन है गामा, तो इस लाइन के ऊपर नेट फोर्स कितना होंगे सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ और फोर्स पर यूनिट एरिया। F/L हाँ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ होता है, और लेंथ हमेशा क्या होता है, फोर्स डायरेक्शन पे लग रहा है उसके साथ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखो फोर्स इस बराबर लग रहा है ना। तो पर यूनिट एरिया पे फोर्स लग रहा है गामा, पर यूनिट लेंथ पे फोर्स लग रहा है गामा, तो पूरे साइड के ऊपर फोर्स कितना लगेंगे इनवर्ड की तरफ, गामा इनटू ये। सो ये होगा इस साइड के ऊपर इनवर्ड फोर्स। अब देखो यहाँ पर एक चार्ज रखे गया है, सो इन सब चार्ज की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन पे होगा। सर वो 2 गामा ये नहीं होगा क्योंकि दो सरफेस ऊपर नीचे दोनों है, जैसे वो 11 12 में से पड़ता है। नहीं, ये इस साइड पे सिर्फ गामा 2 भी गामा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 भी लिख लो, चलो ठीक है। आप ये बोलने चाह रहे हो इसका 2 ओपन सरफेस है दोनों साइड पे, 2 गामा लिख लो। और देखो क्या होंगे यहाँ पे, ये जो 3 चार्जेस है, इन तीनों चार्ज की वजह से इसके फोर्सेस बराबर होंगे। यस सर। एंड इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होंगे, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। सेम वे इन तीनों चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे, ये फोर्स इस बराबर होगा। यस होगा कि सर। नहीं? इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट इधर होंगे, दूसरे कंपोनेंट इधर होंगे, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट इस लाइन बराबर जो लग रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो इस लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होंगे, उससे इस वाला कंपोनेंट प्लस इस वाला कंपोनेंट दोनों का ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये फोर्स का वैल्यू आप जानते हो। हमें सिर्फ देखो यहाँ पे क्या चाहिए, क्यू ए और गामा के बीच में रिलेशन चाहिए। तो अगर हम सिर्फ कांस्टेंट वाला टर्म का जो कांस्टेंट लिख लेते हैं, सम कांस्टेंट सी नॉट, ये क्या होंगे, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यही आएगा ना। बट सी जो भी आर्बिटरी जो और जो कांस्टेंट आएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ प्लस √2 जो टर्म आएंगे उससे हम कांस्टेंट मान ले सी, ठीक है। ओके। सो क्यू बाई स्क्वायर ऐसे रहेंगे। तो इसका जो ए वाला कंपोनेंट है ये भी इसी का ही फंक्शन होगा, है ना। तो इस बराबर जो आउटवर्ड डायरेक्शंस पे जो नेट फोर्स है,
ये वाला कंपोनेंट ये एंगल कितना होंगे 45, सो अगेन 45 मतलब एक √2 टर्म इससे मल्टीपल होंगे। सो अगर सिर्फ मैं Q और A डिपेंडेंट टर्म देखूं जो आउटवर्ड डायरेक्शन से फोर्स होंगे उसमें भी कुछ इस तरीका से ही होंगे ना कि सम अदर कांस्टेंट ये प्राइम Q² डिवाइडेड बाय S², ये होगा क्या इस साइड के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन से फोर्स, वेयर C प्राइम क्या है इसका अगर हम इस बराबर कंपोनेंट लें तो इस C0 के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीपल होंगे कांस्टेंट प्लस इसके वजह से इन दोनों को अगर हम ऐड करें जो नेट फोर्स आएगी उसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो उस सारे टर्म को मैं C0 प्राइम पे इंक्लूड कर लिया हूँ। तो आउटर डायरेक्शन पे फोर्स ऐसी वेरी करेंगे। सो एट इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और इस फोर्स को क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। गामा इनटू ए इज इक्वल्स टू C0 प्राइम Q² डिवाइडेड बाय S²। अच्छा देखो अब मैं इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा हूँ कोई भी कांस्टेंट फॉर्म में, क्योंकि हमें ये जो K गिवन है K के बारे में क्या बोला गया है, इट्स सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, कोई वैल्यू तो पुट नहीं कराया गया ना। अगर एक K का कुछ वैल्यू गिवन रहता तो हम एग्जैक्ट इसको सॉल्यूशन करना पड़ता कि इसका कंपोनेंट लो और ये C0 का पूरा वैल्यू देखो, ये सब करना पड़ता, बट यहाँ पर हमें K बोल दे कि कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसकी वजह से इतना कुछ हमें करने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो ये चाहिए, ये यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए तो ये आएंगे A³ इक्वल्स टू C0 प्राइम डिवाइडेड बाई 2 Q² डिवाइडेड बाई गामा ये होंगे। तो यहाँ से A इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ C0 प्राइम डिवाइडेड बाई 2 का √3 Q² डिवाइडेड बाई गामा होल टू द पावर 1/3। अब देखो इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया था है ना कांस्टेंट के बारे में, तो ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इससे मैं क्या लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K Q² डिवाइडेड बाय गामा होल टू द पावर 1/3। तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए है। इसके साथ इससे अगर हम कंपेयर करें तो n का वैल्यू क्या आएगा हमारा 3। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ। सो अगर गाउस लॉ पढ़ोगे, गाउस लॉ में क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। बट यहाँ पर देखो फ्लक्स पे पूछा जा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करा जाता है, उसके बाद हम गाउस लॉ देखेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़े तो वहां पर क्या आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब समथिंग फ्लो आउट है ना, वाटर फ्लक्स जैसे हम फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ते हैं वाटर फ्लक्स, थर्मल फ्लक्स, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पास होगा कितना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड अ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब डेफिनेशन लिख रहा है यहाँ पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें गिवन है तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वेशंस होता है उस इक्वेशंस कैसे हमें फाइंड आउट करना सीखना है। उसके बाद हम किसी सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। और उसके बाद गाउस लॉ, एंड गाउस लॉ का 2 एप्लीकेशन होता है, वन एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी काइंड ऑफ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर हमें कुछ फ्लक्स पूछा जाए तब हम गाउस लॉ यूज करते हैं। अनदर एप्लीकेशन के अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ सिमेट्रिक रहे लाइक स्फेरिकल सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक, प्लेनर सिमेट्रिक, उस केस में हम गाउस लॉ यूज करके इंस्टेड ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूज करने से अच्छा अगर हम गाउस लॉ यूज करें तो इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट वो सिर्फ स्पेशल केस के लिए है। सो कूलम्ब्स लॉ, गाउस लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो इनको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो बेसिकली ये इमेजिन कर लिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, से प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है एंड ये चार्ज जो है फिक्स है, इस पॉइंट पे फिक्स ही रहेगा हमेशा। अब अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखोगे इस पॉइंट पे, तो इस चार्ज पार्टिकल का मोशन किस बराबर होंगे, इस लाइन बराबर होगा। यस सर। इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ पर ना रखे यहाँ पर रखते तब मोशन किस बराबर होता है, इस बराबर होता। सेम है, यहाँ पर रखेंगे तो इस बराबर, यहाँ पर रखेंगे तो इस बराबर। सो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक चार्ज रखूं, क्या आपको इस लाइन ऐसी दिखाई देगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, कुछ चार्ज रख दिया, क्या आपको ऐसी लाइन दिखाई देंगे। नो सर। नहीं दिखाई नहीं देंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, इसे इमेजिन कर सकता है ना कि अगर हम यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखें तो इस बराबर मूव करेंगे। सो ये जो पाथ है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सो यहाँ पर लिखो क्या है कि these are imaginary line or imaginary curve drawn in such a way so that the tangent to this line at any point give the directions of electric field at that point, ठीक है। सो ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली हम इमेजिन कर लेते हैं, जैसे आप जियोग्राफी में भी कुछ वो जो डिफरेंट थीटा फाई एंगल पे जो थोड़ा साइड हो जाइए। हम है वो ना अपने याद मतलब इमेजिन करते हो जियोग्राफी का कैलकुलेशन करने के लिए, डिफरेंट रीजन पे टाइम जोन कैलकुलेट करने के लिए। सेम वे यहाँ पर भी अगर हम कुछ चार्ज पार्टिकल रखें और इस चार्ज पार्टिकल के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब यहाँ पर अगर हम कुछ भी एक यूनिट चार्ज रखें, उस यूनिट चार्ज जिस बराबर मूव करेंगे, उस जो पाथ अगर हम ट्रेस करें, बस पाथ को अगर हम ड्रॉ करें, सो वो जो लाइन है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो बेसिकली हम इस चार्ज को इमेजिन कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या लिखा गया, दिस आर इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन सच अ वे सो दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन पे होंगे, ठीक है। सो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इस बेसिस पे भी हमें कभी कभी जैम में क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर जो डायरेक्शन होती है सर उसकी इलेक्ट्रिक बोलो बोलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होती है, तो इसमें टेंजेंट की क्या जरूरत, और लाइन पे टेंजेंट कैसे डलेगा। जरूरी नहीं है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इसका जो है वो सेम रहे। अभी हम ऐसे ही करके ऐसे है ना, तो इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो आप ऐसे टेंजेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है ना, यस है ना, तो इसीलिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कार्व के ऊपर जब कोई चीज आपको दिखाना पड़ता है, से मान लो जैसे कि एक वेक्टर, एक पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है,
तो आप जब इस पार्टिकल का यहाँ पे पोजीशन देखा तो आप क्या बोलते हो कि इस पॉइंट पे हम जब अगर इस सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें उस डायरेक्शन बराबर होंगे, यस सर। है ना, इस बराबर है, यहाँ पर इस पे इस बराबर है इसे। तो इसके वजह से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज दोनों ही रखा जाए ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो हमें अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो इस पॉजिटिव चार्ज किस बराबर मूव करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव बराबर मूव करेंगे। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होंगे जाकर नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से यही लिख लो कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and end at negative charge. सेकंड क्या है, सेकंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल क्या होता है, हमेशा जीरो। जीरो होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल अगर जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है क्या? अगर कर्ल नॉन जीरो होता तब हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो इस पॉइंट पे आके मीट कर जाएंगे। एक तो ये लॉजिक बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कर्ल जीरो होता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलेंगे, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, अगर मान लेते हैं किसी रीजन पे दो फील्ड लाइन जो है, दो डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं। हाँ, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं हम दो फील्ड लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करें एक दूसरे को। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे कि अगर हम इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बराबर होगा, एंड इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बराबर होंगे। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन पे होना चाहिए, है ना। बट अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करें, उस पॉइंट पे हम दोनों कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, सो इसी सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे हो सकता है क्या, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो हो? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो इसी की वजह से कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। सो यहाँ पर थर्ड सेकंड प्रॉपर्टीज में लिख लो, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज देखो, अगर मान लेते हैं हम, अगर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज मान लो से इस पॉइंट पे है और इनफाइनाइट पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से चार्ज पार्टी ये फील्ड लाइन कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा ना। हाँ, लेकिन अगर हम इनके बीच में किसी पॉइंट पे आगे हम बताएंगे आपको एक मीडियम रख दें, ऐसी मीडियम जिसे क्या बोला जाता है, कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, अगर हम कंडक्टिंग मीडियम रख दें तब कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो तब क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। सो इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर कंडक्टर ना रहे इनके पाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा होंगे कंटिन्यूअस, लेकिन अगर इनके पाथ में कोई कंडक्टर रखते हैं हम, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस। सो यही थर्ड प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए कि दे आर continuous curve until there is a conductor
इन देयर पाथ। ठीक है, इनके पाथ में अगर कोई कंडक्टर ना रहे तो ये जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप थोड़े से ध्यान रखोगे, खास करके इस वाला प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है कि नहीं, और इसके पीछे दो लॉजिक आप दे सकते हो। एक तो क्या है, अगर क्रॉस करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा वे क्या है, कर्ल जीरो। कर्ल जीरो होना चाहिए। अब जो है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है, तो मान लो ये कोई भी एक कर्व है और इस कर्व जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड सो यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन हो, लिख लो कैसे, लेट आर इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ पैरामीटर आर एस रिप्रेजेंट सर वो आर वेक्टर है क्या? हाँ, कोई भी एक वेक्टर है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन where r क्या है, r कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, r इज फंक्शन ऑफ x एंड x जो है x इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ s, y is also function of s and z is also function of s k cap। ठीक है, सो देखो x भी अगर फंक्शन ऑफ s हो, y भी अगर फंक्शन ऑफ s हो, z भी अगर फंक्शन ऑफ s हो, तो r किसका फंक्शन होगा, अल्टीमेटली s का फंक्शन होगा। ठीक है, सो अब अगर हम इस ये जो r जो भी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है इसका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने चाहें, इट इज फंक्शन ऑफ ओनली पैरामीटर s हो, तो क्या करेंगे हम, dr बाई ds फाइंड आउट करेंगे। सो इस dr बाई ds अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, dx बाई ds i कैप, dy बाई ds j कैप एंड dz बाई ds k कैप। ठीक है, ये होंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी कर्व को अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका टेंजेंट बस स्लोप। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो है हमने यहाँ पर लिख लिया, मान लिया कि आर जो है आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप ब टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर से ई हो, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तब हम क्या लिखते हैं कि ये वेक्टर मान लो बी वेक्टर के साथ पैरेलल है, लैम्डा बी ए इक्वल्स टू बी लिखते हैं कि सम कांस्टेंट से भी मल्टीपल कर सकते हो, ऐसे कांस्टेंट से मल्टीपल, सम कांस्टेंट से मल्टीपल कर सकते हो। तो सेम वे अगर किसी रीजन पे मान लीजिए इसका टेंजेंट जो है ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम इसके साथ इसका जो मैग्नीट्यूड मल्टीपल भी कर दे तब भी क्या होंगे, जो वेक्टर बनेगा वो भी उसी डायरेक्शंस पे ही होगा ना। यस सर। हाँ, सो अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या, अल्फा इंटू सम उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल है अल्फा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का से मान लो एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है इन जनरल, एंड जेड कंपोनेंट भी है। एंड डी आर का जो हमने अभी डेरिवेटिव किया था वो वाला टर्म यहाँ पर लिख लीजिए, डी एक्स बाई डी एस आई कैफ, डी वाई बाई डी एस जे कैफ, डी जेड बाई डी एस के कैफ इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई एक्स आई कैफ, अल्फा इंटू ई वाई जे कैफ प्लस अल्फा इंटू ई जेड के कैप। आप आई जे के वेक्टर क्या होता है,
इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर है, तो इनके कोएफिशिएंट दोनों साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, dx बाई ds इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू EX EX। सेकेंड से क्या लिख सकते हो, y का कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करें dy बाई ds इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू EY EY and dz by ds is equals to alpha into EZ EZ। ठीक है, अब देखो इन तीनों इक्वेशन से अगर हम अल्फा ds, यहाँ से भी अल्फा ds, यहाँ से भी अल्फा ds फाइंड आउट करें, ये सारे सेम होना चाहिए। यस सर तो इन सारे जब सेम होंगे तो हमें क्या मिलेंगे, dx by EX इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, dy by EY इज इक्वल्स टू dz by EZ। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर यहाँ से भी अल्फा ds फाइंड आउट करो, इस इक्वेशन से भी अल्फा ds फाइंड आउट करो, इस इक्वेशन से भी अल्फा ds फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, dx by EX, यहाँ पर मिलेंगे dy by dz, यहाँ पर मिलेंगे dz by EZ। और इन तीनों इक्वेशंस का जो राइट साइड होगा, राइट साइड का वैल्यू क्या मिलेंगे, अल्फा इंटू ds। तो राइट साइड अगर इक्वल हो तो लेफ्ट साइड को भी क्या होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। सो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली क्या है, फील्ड लाइन का इक्वेशन है। So this is the equation of field line। अब ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड पे लिखा, मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, सो अगर आप अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने चाहोगे, ठीक है, से मान लो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट व स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखने चाहोगे, तब डेफिनेशन क्या लिखोगे। सो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा EX बाई एक्स, DY बाई EY एंड DZ बाई EZ। क्या है, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या लिखोगे, बताओ। x इक्वल टू r cos हाँ, phi तो देखो sin स्फेरिकल phi। पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर हम इसी लिखने चाहे, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे फाइंड आउट करें, बस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे फाइंड आउट करें, फिजिकली तो वही चीज रिप्रेजेंट करेगी ना, यस सर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है ना। सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें बस इसको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे कैसे कन्वर्ट करें। तो स्फेरिकल पोलर कन्वर्ट करने के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे वेरिएबल क्या था, r थीटा यस फाई। सर r बराबर एलिमेंटल लेंथ क्या था, यहाँ पे dx dy dz क्या है, अगर हम उसके साथ कंपेयर करें एलिमेंटल लेंथ के साथ, x एक्सिस बराबर एलिमेंटल लेंथ, y एक्सिस बराबर एलिमेंटल लेंथ और z एक्सिस बराबर एलिमेंटल लेंथ। तो सिमिलरली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर हम इन तीनों के साथ देखें, r बराबर एलिमेंटल लेंथ, थीटा बराबर एलिमेंटल लेंथ, फाई बराबर एलिमेंटल लेंथ डिवाइडेड बाय उस बराबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है उसका डिवाइड कर दो। तो क्या लिखोगे, r बराबर एलिमेंटल लेंथ कितना होता है, dr बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का r कंपोनेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, थीटा बराबर एलिमेंटल लेंथ r d थीटा डिवाइडेड बाय e थीटा एंड फाई बराबर r sin theta r sin थीटा d फाई डिवाइडेड बाय e phi। e फाई। ठीक है, ये आपको क्या देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ मैथमेटिकल फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सेम है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे लिखोगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे क्या होना चाहिए आप बताइए, एल रो बाय ई रो, फाई बराबर एलिमेंटल लेंथ रो फाई डिवाइडेड बाय e phi e फाई और and dz z बराबर अपॉन dz by ez। ez। ठीक है, dz अपन ez। सो आज सही तक ही पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्लास में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसे इक्वेशंस फाइंड आउट करना होता है ये एग्जांपल देके दिखाएंगे, साथ में कुछ असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गाउस लॉ डिस्कस थोड़ा करेंगे। स्लाइड दिखा दीजिए सर, 2 स्लाइड में।
ओके बैक और बैक। हो गया सर। सर जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है सर वो यूनिवर्सल होती है या कन्वेंशनल होती है? किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल हाँ सर उसका डायरेक्शन यूनिवर्सल होता है या कन्वेंशनल होता है? डायरेक्शन कन्वेंशनल और इनवर्स कन्वेंशनल मतलब? सर मतलब कन्वेंशनल मतलब हम लोग डिसाइड करते हैं या मतलब यूनिवर्सली मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता है? आप देखो, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके कंफ्यूजन की वजह से आप इसका मन पे ये क्वेश्चन से राइज हुए होंगे कि कन्वेंशनल है कि इनवन कन्वेंशनल है। इन्वेंशनल मतलब ये आप कन्वेंशनली मान सकते हैं एक तरीका से, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव फिजिक्स अकॉर्डिंग लिया जाता है, एंड केमिस्ट्री में उसको किस में लिया जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस पे। सेम वे आगे हम वेक्टर फील्ड भी देखेंगे, वेक्टर पोटेंशियल का डायरेक्शन करंट जिस डायरेक्शन पे होता है उस डायरेक्शन पे होता है पैरेलल, है ना। सर क्योंकि जब इसको डिराइव करते हैं सर उससे तो क्लियर नहीं होता है ये कि डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं। इसमें डाइपोल को यस सर। देखो, डायरेक्शंस पॉजिटिव टू नेगेटिव दूसरे मैथमेटिकल भी मैं दिखा सकता हूँ पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्यों नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं मुझे नहीं पता। मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सिंपल, आप यहीं पर मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एंड जो जनरल डेफिनेशन होता है डाइपोल का, जो मल्टीपल एक्सपेंशन से हमें मिलता है, उस डाइपोल का डेफिनेशन हम इस तरीके से लिखता है, P इक्वल्स टू समेशन ओवर क्यू आई आर आई, ठीक है। ये पार्टिकल मान लो से आप ए पे है, ये मान लीजिए से 2a पे है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज कहाँ पर है, ये आई कैप में है, माइनस क्यू चार्ज 2a पे, तो दिस, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो आपका क्या आएंगे, के है क्यू है माइनस आई कैप आएगा ना, माइनस आई कैप आ रहा है ना। सो क्यू इंटू ये, दो चार्ज इन दोनों के बीच में डिस्टेंस से है, तो दोनों में कुछ भी एक चार्ज और इनका डिस्टेंस अगर आप प्रोडक्ट करोगे आपका डाइपोल का मैग्नीट्यूड देंगे। और डायरेक्शंस देखो, माइनस आई कैप बराबर का मतलब क्या, माइनस चार्ज से पॉजिटिव बराबर आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो उसमें। सो यहाँ तक कि पढ़ के आओ, कल ही क्लास है हमारा, इसी टाइम पे है 7 to 9। सो हम नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि कल जो है नेक्स्ट चैप्टर है इसके सारे कॉन्सेप्ट एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, एंड आपको 2-4 दिन टाइम मिलेंगे। सैटरडे संडे में क्लास नहीं लूँगा, संडे ले सकते हो, सैटरडे क्लास लूँगा, शायद संडे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो फर्स्ट चैप्टर और ये जो सेकंड चैप्टर जो भी आज आज जो डिस्कस किया उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 1-2 ही क्वेश्चंस मिलेगा, जो कल डिस्कस करेंगे उस बेसिस पे पूरे चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी आप लोगों का कोई एग्जाम तो नहीं चल रहा है ना कॉलेज में? ठीक है भाई, थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर।